डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में नए नेतृत्व और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हलचल शुरू। सिद्धारमैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार की सोनिया राहुल से भी हुई मुलाकात। कल शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक। मऊ को सीएम योगी ने दी 130 करोड़ की 49 परियोजनाओं की सौगात। कार्यक्रम में सीएम योगी ने सपा पर जमकर बोला हमला। कहा, अब बेटियां व्यापारियों की सुरक्षा में कोई नहीं लगा सकता सेंध। आज कोई भी माफिया हिंदुओं को धमका नहीं सकता। प्रदेश में स्थापित हुआ है कानून का राज। यूपी में 2027 के लिए बिछने लगी राजनीतिक बिसात। जून से मैदान में उतरेंगे सीएम योगी। सभी मंडलों और जिला मुख्यालयों का करेंगे दौरा। सपा ने योगी सरकार मिशन 2027 पर साधा निशाना। सपा ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। अमेरिका ईरान 60 दिन के सीजफायर पर सहमत। व्हाइट हाउस का दावा, ईरान ने कई बड़ी रियायतें दी। परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका ईरान के बीच अब भी मतभेद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कर्नाटक की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर अब लगभग साफ होती दिख रही है। मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में नए नेतृत्व और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर तेज हलचल शुरू हो गई है। अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अगले सीएम के चुनाव की औपचारिकता होगी। कर्नाटक कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल ने जानकारी दी कि कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को आयोजित की जाएगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अहम बैठक की है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही सिद्धारमैया नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से महत्वपूर्ण मुलाकात की। सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 10 जनपद स्थित आवास पर मिले। इस अहम बैठक में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ बैठक में केवल मुख्यमंत्री पद ही नहीं बल्कि पूरी सरकार की संरचना पर भी चर्चा होगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां शीतला देवी धाम मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, पंचायती राज मंत्री सुभाष सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, विधायक रामविलास चौहान, एमएलसी विजय लाल राजभर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मऊ में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मधुबन के गांधी मैदान में सीएम योगी ने कहा कि याद कीजिए जनपद मऊ की 2005 की तस्वीरें, जब सरकार ने माफिया के सामने मऊ में घुटने टेक दिए थे। सीएम योगी ने कहा कि सड़कों पर चल रही बहन बेटियों को सौदे छेड़ते थे, आज उन पर अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सीएम ने कहा कि अब कोई बेटियां व्यापारियों की सुरक्षा में नहीं लगा सकता कोई सेंध। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बहन बेटियां और व्यापारी शाम होने से पहले घर लौटने को मजबूर रहते थे। अगर कोई देर हो जाती थी तो परिवार के लोग चिंता में डूब जाते थे। सड़कों पर शौहदों का आतंक था, लेकिन आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डालने वालों को सबक सिखाने का काम किया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उस समय रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों तक में बाधाएं खड़ी की जाती थी और आम जनता भय के माहौल में जीने को मजबूर थी, लेकिन आज कोई भी माफिया हिंदुओं को धमका नहीं सकता है। हर गरीब के घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बाढ़ से बचाव के उपाय प्रारंभ किए गए हैं। बहनों और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं
किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अगले वर्ष यानी 2027 में होने हैं, लेकिन सूबे की सियासी तपिश अभी से चरम पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन 2027 के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जून के पहले हफ्ते से मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं। वो यूपी के सभी मंडलों और जिला मुख्यालयों का धुआंधार दौरा करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। 2027 के महासमर में अभी वक्त बाकी है, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बिसात बिछाई जाने लगी है। सीएम खुद जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचा यानी कनेक्टिविटी इस दौरे के एजेंडे में सबसे ऊपर है। हालांकि विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अब बहुत देर हो चुकी है, सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश भीषण महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विद्युत आपदा, पेपर लीक, आरक्षण का न मिलना, किसानों की दुर्व्यवस्था जैसे चीज़ों का शिकार है। आज उत्तर प्रदेश में जनता बेहाल है, त्रस्त है। ऐसे समय में आदित्यनाथ जी जून के महीने में फील्ड में उतरने जा रहे हैं। क्या हाथ लगेगा उनके? कुछ भी हाथ लगना नहीं है। जनता इस समय डिस्कनेक्ट हो चुकी है भाजपा से और भाजपा की विदाई करने जा रही है। आज लामबंद है, छात्र लामबंद हैं, युवा लामबंद हैं, आज किसान लामबंद हैं, आज बेरोजगार लामबंद हैं, आज महिलाएं लामबंद हैं। देखिए, योगी जी पूरे 5 साल वो हर तरीके से प्रांत स्तर पर भी और मंडल स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी कार्यों की समीक्षा करते रहे हैं। पुनः वो आगामी माह में मंडल स्तरीय बैठक कर करके और मंडल पर सारे जिलों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके और समीक्षा करेंगे, जिससे कि जो लंबित कार्य होंगे उसमें तेजी आ जाएगी, जो भी काम हैं। अगली खबर, झारखंड में स्वास्थ्य घोटाले को लेकर भाजपा द्वारा किए गए दावों के बीच मंत्री इरफान अंसारी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एफआईआर कराने के बयान पर अब पलटवार करते हुए बाबूलाल मरांडी ने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। इसी दौरान उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की जनता के हित, राज्य के सम्मान और भ्रष्टाचार खिलाफ वे हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। दरअसल बीती शाम जामताड़ा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए ये उक्त बातें कही। इस बीच उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि सरकार और पुलिस उनकी है, फिर प्रेस में बोलने की जरूरत ही क्या है। वो सीधे एफआईआर करवाकर अरेस्ट करवा सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए के अनियमितताओं की जानकारी उजागर हुई है। मेडिकल उपकरण, दवाओं आदि की खरीद और अस्पतालों के निर्माण में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी का खेल हुआ है। मालूम हो कि मंत्री इरफान अंसारी ने कल प्रेस नेता वार्ता के दौरान कहा था कि वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर एफआईआर दर्ज करेंगे और उनको एक दूरबीन भेंट करेंगे ताकि वो साफ साफ देख सकें कि स्वास्थ्य विभाग कैसा चल रहा है। जरूरत है भाई, पुलिस को आदेश दे देता कि बाबूलाल मरांडी घूम रहे हैं, गिरफ्तार करो भाई। केक के रिपोर्ट में सारी चीज दर्शाया हुआ है। मंत्री को तो वो सीएजी का रिपोर्ट देखनी चाहिए।
सीएजी की रिपोर्ट में कहा कि कहां कहां क्या क्या लापरवाही हुई है, कैसे कैसे गाड़ियों के दिनों तक यूं ही ऐसे पड़ा रह गया। तो इसीलिए उनको अपनी वो सरकार की, हमारी रिपोर्ट नहीं है, केक की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखनी चाहिए किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। कई मशीनें हॉस्पिटलों में पड़े पड़े सड़ रहा है, अब यो जाकर के देख लीजिए आप। कई हॉस्पिटल बना हुआ है और डॉक्टर ही पदस्थापित नहीं है। भाई आप बिल्डिंग क्यों बनाए जब वहां डॉक्टर नहीं पदस्थापित करेंगे? इसलिए खाली कमीशन खाने के लिए। अगली खबर, लखनऊ में केजेएमयू प्रशासन ने केजेएमयू परिसर में मौजूद 6 मज़ारों को लावारिस घोषित किया है और कुल सचिव को चिट्ठी भेजकर जिला प्रशासन से मांग की है कि मज़ारों को वहां से कहीं और शिफ्ट कराया जाए। इस मामले में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह द्वारा बताया गया कि परिसर में 2 मज़ारें वैध हैं, प्राचीन हैं, उनसे हमारा कोई विषय नहीं है क्योंकि वहां पर कमेटी बनी हुई है और उसका संचालन किया जा रहा है। जो 6 मज़ारें हैं जिनके वैधता की जांच की गई और 3 बार नोटिस भेजा गया है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब विषय ये है कि किसी मज़ार की ना संचालन समिति है, ना केयरटेकर है, ना कोई दावा कर रहा है, तो उन मज़ारों को लावारिस की कैटेगरी में रखते हुए उसको अवैध घोषित कर दिया और कुल सचिव को 12 तारीख को चिट्ठी भेजकर जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से समय लेकर इसको शिफ्ट कराए जाने की मांग की गई है। देखिए 2 मज़ारें वैध हैं, प्राचीन, वैध की बात नहीं, प्राचीन है, हमारा उनसे कोई विषय नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक मैनेजिंग कमेटी है और जो उसका संचालन कर रही है। बाकी जो 6 मज़ारें थी जिसकी वैधता की जब हमने जांच करने का प्रयास किया तो हमने उनको 3 बार नोटिस दिए और तो हर माध्यम से दिए। हमने व्हाट्सएप तो नहीं कर सकते थे क्योंकि फ़ोन नंबर नहीं था, उनको डाक से भेजा, उनको चस्पा किया और लोगों को भेजा कि वहाँ जो भी हो उनको सूचित कर दें, बाई हैंड दे दें। लेकिन 3 नोटिस जो 15-15 दिन की गैप पे दी गई सुप्रीम कोर्ट के नियमों में, तो 1 ही 2 नोटिस है, हमने 3 बार दिया और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब विषय ये है कि जब किसी मज़ार की न कोई संचालन समिति है, न केयरटेकर है, न कोई उस पर अपना दावा कर रहा है, तो हमने उन मज़ारों को अनक्लेम्ड या लावारिस की कैटेगरी में रखते हुए उसको अवैध घोषित किया है और कुल सचिव को ये 12 तारीख को चिट्ठी भेजी है कि कृपया जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से समय लेकर इसको शिफ्ट करा दें। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां एक्ट्रेस और मॉडल त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। एजेंसी ने दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी है। उन्होंने रिमांड मंजूर कर ली है। वहीं आरोपी पक्ष के वकील ने भी रिमांड की मांग का विरोध नहीं किया। समर्थ सिंह पहले से 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर था। शुक्रवार को रिमांड खत्म होने पर उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। दोपहर 12:34 से 2:08 पर दोनों आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद रहे। इसके बाद सीबीआई टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी समर्थ से ये भी पूछेगी कि फरारी के दौरान वो कहां रहा और किन लोगों के संपर्क में था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार जांच में अब टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत एजेंसी त्विषा के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन तैयार कर रही है। इसका मकसद घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि को मिनट दर मिनट समझना है, ताकि मौत से जुड़ी परिस्थितियों की पूरी तस्वीर सामने आ सके। सीबीआई ने कोर्ट में पेश करने से पहले समर्थ सिंह का जेपी हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप कराया था। गिरिबाला सिंह का मेडिकल मैनेट परिसर में ही कराया गया था। मुंबई के ठाणे जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले को लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने संबंधित अधिकारियों और आयुक्तों के साथ अहम बैठक की। सोमैया के मुताबिक ठाणे, उल्लासनगर और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्रों में 10,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की सूचना सामने आई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बैठक के दौरान मनपा आयुक्त अभिनव गोयल ने भी स्वीकार किया कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में करीब 2,000 संदिग्ध और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के लिए केडीएमसी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि किरीट सोमैया इससे पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं।
मुंबई में भी इसी प्रकार के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब ठाणे, उल्लासनगर और कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्रों में सामने आए इस कथित घोटाले की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गढ़चिरौली जिले में माओवादी गतिविधियां अब लगभग समाप्ति की ओर हैं। सुरक्षा बलों पर हमले और घातपात की घटनाओं को अंजाम देने के लिए माओवादी संगठन जंगलों में गुप्त रूप से हथियार और विस्फोटक सामग्री तैयार कर जमीन के भीतर छिपा कर रखते थे। इन्हीं गतिविधियों के खिलाफ गढ़चिरौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के जंगल क्षेत्र से भारी मात्रा में हथियार और हथियार निर्माण सामग्री बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से पूछताछ के दौरान ये सूचना मिली थी कि थाना काकूर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ से करीब 7 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा में जंगलों में माओवादियों ने हथियार और हथियार निर्माण सामग्री छिपा कर रखी है। पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली एम रमेश के मार्गदर्शन में संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाया गया। अभियान में विशेष अभियान पथक प्राणहिता की 4 टीमें, डीआरजी नारायणपुर की 1 टीम तथा बीडीडीएस प्राणहिता की 2 टीमें शामिल थीं। थाना काकूर क्षेत्र के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान बीडीडीएस टीम द्वारा इलाके की गहन जांच की गई। इस दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और हथियार निर्माण सामग्री बरामद हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली और कई जिलों में तेज आंधी, भारी बारिश और आकाशीय बिजली ने जमकर तबाही मचाई। कहीं पेड़ गिरे, कहीं बिजली सप्लाई ठप हुई तो कई जगहों पर जान माल का नुकसान भी हुआ। मौसम के इस कहर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने आंधी, अतिवृष्टि और बिजली गिरने से हुई जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उनका तत्काल आकलन किया जाए और 24 घंटे के भीतर अनुमन्य मुआवजा दिया जाए। पीड़ितों को राहत के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी सिर्फ दफ्तरों में बैठकर रिपोर्ट ना लें, बल्कि प्रभावित इलाकों में जाएं, लोगों से बात करें और ये सुनिश्चित करें कि हर जरूरतमंद परिवार तक मदद पहुंचे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में फसल, मकान या पशुधन को नुकसान हुआ है वहां तुरंत सर्वे कराया जाए। साथ ही राहत राशि देने में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। बिजली गिरने और तेज आंधी की घटनाओं को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की गई है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब होने की वजह से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और ग्रामीण इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात 2 बजे गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। एएसपी के मुताबिक 6 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आंधी बारिश से स्लैब भरभरा कर नीचे गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक हमीरपुर में 70 से 80 की स्पीड में आंधी चल रही थी। जब यह हादसा हुआ तो शहर से 25 किलोमीटर दूर ललबुरा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। मृतकों में 4 बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पुल का निर्माण करवा रहा है। इसकी लागत 90 करोड़ रुपए है। 700 मीटर लंबा 2 लेन का ब्रिज मोराकांड से कुरारा के बीच बनाया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2024 में शुरू हुआ था। दिसंबर 2026 तक इसके पूरे होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ युवाओं ने वो कर दिखाया जो वर्षों से सिर्फ सरकारी फाइलों में सीमित था। पौराणिक मनोरमा नदी, जो कभी गंदगी, प्लास्टिक और जलकुंभी से पट चुकी थी, आज फिर से साफ और स्वच्छ दिखाई देने लगी है। इस बदलाव के पीछे हैं समाजसेवी आकाश गुप्ता और उनकी युवा टीम, जिन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया।
हरैया विधानसभा के लजघटा गांव से शुरू हुए इस अभियान में युवाओं ने लगातार 60 दिनों तक रोजाना 4 से 5 घंटे नदी में उतरकर सफाई की। इस दौरान करीब 700 किलो प्लास्टिक, पॉलीथीन, बोतलें और कचरा नदी से बाहर निकाला गया। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। गंदा पानी, त्वचा संक्रमण का खतरा और सांप बिच्छुओं का डर, लेकिन युवाओं का हौसला इन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे यही मुहिम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। आकाश गुप्ता और उनकी टीम ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया, वीडियो बनाकर बताया कि कैसे नदी में फैलती गंदगी इसकी पहचान खत्म कर रही है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनोरमा नदी का संबंध भगवान श्री राम और अयोध्या की धार्मिक परंपराओं से जुड़ा माना जाता है। कभी इस नदी के किनारे घाट, मंदिर और धार्मिक आयोजन हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ प्रदूषण और अतिक्रमण ने इसकी तस्वीर बदल दी। अब युवाओं की इस पहल ने लोगों में नई उम्मीद जगा दी है कि मनोरमा नदी एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में लौट सकती है। अगली खबर, ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का इस्तेमाल अपने खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देगा। यूएन सुरक्षा परिषद में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि हॉर्मुज़ ईरान के सुरक्षा और राष्ट्र हितों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ में ईरान की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक है और किसी भी तरह की दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान 60 दिन के सीज फायर एमओयू पर सहमत हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते का मकसद संघर्ष विराम बढ़ाना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत शुरू करना है। प्रस्तावित समझौते के तहत हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही बिना रोक टोक जारी रहेगी। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में कई बड़े और अहम समझौते किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।